बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन के बारे में। तो फिशर प्रोजेक्शन जो है ये एक स्टाइल है, या हम कह सकते हैं एक मेथड है, एक वे है थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स को टू डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स की तरह रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, यानी कि थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स जिनको हमने कैन इन गोल्ड प्री-लॉ कन्वेंशन के थ्रू रिप्रेजेंट करने का एक तरीका निकाला था कुछ टाइम पहले, उसके बाद ये फिशर प्रोजेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। और इसको इंट्रोड्यूस कराने की वजह क्या थी, इसका बैकग्राउंड क्या है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि 20th सेंचुरी में जब एमिल फिशर एक साइंटिस्ट थे, वो शुगर्स के ऊपर जो है वो स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो जब वो शुगर्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब वो मतलब शुगर में ज़ाहिर है सिक्स, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो उसमें सिक्स कार्बन होते हैं, और अगर ग्लूकोज के अलावा बाकी शुगर्स की बात करें तो उनमें मोर देन सिक्स कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो कार्बन्स को या ग्लूकोज को या फिर हम कह सकते हैं कि शुगर्स को वो राइट कर रहे थे, पेज पर ड्रॉ कर रहे थे, तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का जो वे उन्होंने बताया था कैन एंड गोल्ड प्री-लॉ कन्वेंशन ने, उस तरह से राइट करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगा उनको, और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगा। ठीक है, और क्या था कि उसमें ना फिर अगर वो कैन एंड गोल्ड प्री-लॉ कन्वेंशन को मेंशन करते थे, उस तरह से मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करते थे, तो बहुत मुश्किल था माइनर स्टीरियो केमिकल डिफरेंसेस को शो करना। ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे स्टीरियो केमिकल डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको शो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था उनके लिए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम एक नया वे निकालते हैं कि हम थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स को टू डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो एक नया मेथड निकाला जिसको नाम दिया गया फिशर प्रोजेक्शन, क्योंकि उनका नाम एमिल फिशर था, इस वजह से। तो फिशर प्रोजेक्शन में हमने क्या सीखा कि हम थ्री डी मॉलिक्यूल्स को टू डायमेंशंस में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि अ सिंबॉलिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, यानी कि एक सिंबॉलिक वे है एसिमेट्रिक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करने का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हम फिशर प्रोजेक्शंस को ड्रॉ कर किस तरह सकते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करने के लिए ये एक क्रॉस की तरह आपको लगेगा, अगर आप इसको इस तरह रोटेट करके देखें, मतलब ये इस तरह से कुछ क्रॉस बन रहा है। ठीक है, तो इट लुक्स लाइक अ क्रॉस विद एसिमेट्रिक कार्बन एटम एट द पॉइंट वेयर लाइंस क्रॉस। मतलब कि जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है, मतलब कि वो कार्बन जिसके साथ फोर ग्रुप्स अटैच हैं, वो सेंटर में प्रेजेंट है, मतलब कि इस जगह पे। मोस्टली हम लोग उसको राइट नहीं करते, मतलब यहाँ पर ये क्रॉस है, ये जो यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे या क्रॉस करेंगे इनको, इस सेंटर में जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करें यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन हम मोस्टली उसको शो नहीं करते क्योंकि ये बात अंडरस्टूड हो चुकी है अब तक के दरमियान में कार्बन ही प्रेजेंट है। फिर अब बात करते हैं ये जो हॉरिजेंटल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन यहाँ प्रेजेंट है इसके बारे में, कि ये किस चीज़ को शो कर रही है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस है ये रिप्रेजेंट करती हैं बॉन्ड दैट प्रोजेक्ट आउट टूवर्ड्स द व्यूअर। ठीक है, यानी कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन पर एलिमेंट्स प्रेजेंट है या आइटम्स प्रेजेंट है, इन ये शो कर रहे हैं कि ये टूवर्ड्स द व्यूअर है, यानी कि जो बंदा देख रहा है उसकी साइड पर है। ठीक है, और वर्टिकल लाइंस आर टेकन टू प्रोजेक्ट अवे फ्रॉम द व्यूअर। और वर्टिकल लाइंस क्या बता रही हैं कि ये व्यूअर की तरफ नहीं है। अब लिखने में आपको ये लग रहा है कि यानी हमने ये लाइन ड्रॉ की तो ये व्यूअर की तरफ होगा, लेकिन नहीं, ये वर्टिकल लाइन पर है, और जो भी चीज़ वर्टिकल लाइन पर होगी हम कहेंगे ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है। इसकी एग्जांपल हम एक ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल एक प्रेजेंट है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कैन इन गोल्ड प्री-लॉ कन्वेंशन की तरह हमें बताया गया है कि ये जो मॉलिक्यूल है यानी CH3 जो है मिथाइल ग्रुप, वो बैक है, कार्बन की बैक साइड पर प्रेजेंट है। और ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के आगे प्रेजेंट है, मतलब फ्रंट पे। ठीक है, तो जब हम इनको प्रायोरिटीज़ असाइन करते हैं तो प्रायोरिटीज़ कहाँ से मूव करेंगे, प्रायोरिटीज़ असाइन करेंगे तो वो OH से मूव करेगी, COOH एंड देन CH3। ठीक है, तो प्रायोरिटीज़ असाइन करने के लिए कैन एंड गॉड ने हमें क्या कहा था कि आप लोगों ने हमेशा जो लीस्ट प्रायोरिटी आइटम यानी कि हाइड्रोजन होगा इसको बैक साइड पर लेकर जाना है। तो हम प्रायोरिटीज़ जो है वो डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते जब तक हम हाइड्रोजन को बैक साइड पर ना लेकर जाएं। तो फिर हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को इसको रोटेट कराते हैं मॉलिक्यूल को, और तब तक रोटेट कराते हैं जब तक हाइड्रोजन जो है वो बैक साइड पर ना चला जाए। जब हाइड्रोजन बैक साइड पर चला जाएगा फिर हम इसको प्रायोरिटीज़ देंगे, तो ये यकीनन एस लैक्टिक एसिड बनेगा, यानी कि इसकी जो रोटेशन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। हालांकि अगर आप इसको अभी देखेंगे ना तो आप यहाँ से मतलब इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड और इसको थर्ड देंगे तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज। लेकिन आप सोचेंगे यहाँ पर एस क्यों लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने हाइड्रोजन को जो है वो बैक साइड पर लेकर नहीं गए। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन ने इस चीज़ के बारे में क्या कहा कि जब हम हाइड्रोजन को आगे रखेंगे तो फिर क्या होना चाहिए, यानी हम फिर किस तरह से आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करेंगे।
फिलहाल हम इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। अब लैक्टिक एसिड में आपने क्या करना है कि कार्बन चेन जो है उसको वर्टिकल लाइन पर रख देना, यानी कि इसमें जितने कार्बन प्रेजेंट है, अब कार्बन ये वाला तो सेंटर में ही है, ये इसके ऊपर, ये सिर्फ ये वाला कार्बन जो है बैक साइड पर, इसको उठाकर जो आपने नीचे ले आना है, यानी कि इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जब आप इसको ले आएंगे नीचे, तो क्या करना है कि ये जो ये हमने हैच बॉन्ड और वेज बॉन्ड बनाए थे, इसकी जगह पर आपने लाइंस ड्रॉ कर देनी है, यानी कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देनी है, जिस तरह की आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें कैन एंड गॉड ने बताई थी, और ये है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या है, आपने जस्ट लाइंस ड्रॉ करनी है और आपको ये चीज़ अंडरस्टूड होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल्स जो है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये एक इजी वे निकाला फिशर ने कि इस तरह से आप लिख सकते हैं, और इसी वजह से इसका आप अगर ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ बो और टाई की तरह का लग रहा है, तो इस वजह से इसको हम समटाइम्स कहते हैं बो टाई कन्वेंशन। ठीक है, अब हम कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं जो फिशर ने इंट्रोड्यूस कराए कि आपने अगर ये फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है तो इन रूल्स को आपने फोकस करना है। उनमें से कुछ रूल्स ये हैं। पहला रूल है कि कार्बन चेन इज ऑन वर्टिकल लाइन, मतलब कि जो कार्बन चेन है, यानी कि कार्बन कार्बन कार्बन, ये वाली जो चेन है ये वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या कहा कि हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन इज एट द टॉप। हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन का क्या मतलब है कि ऐसा कार्बन जिसके साथ ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम प्रेजेंट हो, तो हम उसको कहेंगे कि हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है ये। अब देखें, यहाँ पर CH3 भी था और COOH भी था, लेकिन कार्बन के साथ ज़्यादा ऑक्सीजन इस वाले में COOH में, तो हमने इसको टॉप पे रखा, फिर कार्बन और फिर ये CH3। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन इज एट द टॉप। फिर नेक्स्ट हमने क्या बात की कि रोटेशन एट 90 डिग्री इज़ नॉट पॉसिबल। अभी पॉसिबल क्यों नहीं है ये हम आगे देखेंगे। रोटेशन ऑफ 180 डिग्री डज नॉट चेंज द मॉलिक्यूल। ये कुछ रूल्स हैं फिशर के जो उसने इंट्रोड्यूस कराए कि आपने अगर फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है तो आपने ये वाली चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी है। उसने कहा कि रोटेशन जो है 180 डिग्री पे जो अगर हम रोटेट करेंगे मॉलिक्यूल को, तो वो चेंज नहीं करेगा मॉलिक्यूल को, यानी कि वो सेम ही रह जाएगा। ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि रोटेशन 180 पे क्या होगी और किस तरह से होगी। यहाँ हम पहले देखते हैं कि 180 डिग्री पे जब हम रोटेट करेंगे तो फिर क्या होगा। यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट है। इसमें आपने क्या देखना है कि जब हमने इसको रोटेट करना है, हमें पता है कि जब भी हम 180 डिग्री पे रोटेट, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो मतलब ये 90 डिग्री पे रोटेट हुआ है। हमने इसको करना है 180 डिग्री पे, तो जब 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे ये COOH वाला जो है मॉलिक्यूल ये इधर इस जगह पर आ जाएगा, एटम ग्रुप या आप कह सकते हैं इसको ग्रुप जो है, और मिथाइल ग्रुप जो है ये COOH की जगह पर चला जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अ, एक दूसरे की जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स भी जो है वो एक दूसरे की जगह पर आ जाएंगे, यानी 180 डिग्री से ये मूव करेगा तो इस तरफ, और ये मूव करेगा तो इस तरफ, इस तरह हो जाएगा। तो अब क्या आप हुआ, आपने देखा कि जो वर्टिकल लाइंस पर प्रेजेंट थे ग्रुप, यानी कि ये वाला ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, ये वहीं के वहीं रह गए हैं। ठीक है, किस तरह कि अभी भी वर्टिकल लाइन पर है और ये भी वर्टिकल लाइन पर है। इसी तरह जो हॉरिजेंटल लाइन पर थे वो हॉरिजेंटल लाइन पर है, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो टूवर्ड्स द व्यूअर थे वो अभी भी टूवर्ड्स द व्यूअर है, और जो अवे फ्रॉम द व्यूअर थे वो अभी भी अवे फ्रॉम द व्यूअर ही हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि वर्टिकल बॉन्ड्स जो थे स्टिल एंड अप वर्टिकल, यानी वर्टिकल बॉन्ड्स ही रहे, एंड हॉरिजेंटल बॉन्ड्स आल्सो एंड अप विथ हॉरिजेंटल, यानी हॉरिजेंटल बॉन्ड हॉरिजेंटल पे रहे। ठीक है, तो ये आपने इससे कंक्लूड किया। इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि कन्फिग्रेशन इज नॉट चेंज, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स जहाँ पर थे वर्टिकल लाइंस वाले वर्टिकल पर, हॉरिजेंटल वाले हॉरिजेंटल पर रहे। हॉरिजेंटल लाइंस फॉरवर्ड, वर्टिकल लाइंस बैकवर्ड, कन्वेंशन इज मेंटेन्ड। मतलब कि कन्वेंशन, ये जो एक तरीका था वो मेंटेन रहा है कि वर्टिकल लाइंस फॉरवर्ड पे हैं और हॉरिजेंटल लाइन सॉरी हॉरिजेंटल लाइंस जो है वो फॉरवर्ड पे और वर्टिकल लाइंस जो है वो बैकवर्ड पे हैं। तो हमने कहा कि 180 डिग्री को रोटेट कर 180 डिग्री पे रोटेट करने से कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती और कन्वेंशन जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम उसने क्यों कहा कि 90 डिग्री पे आपने मेरे मॉलिक्यूल्स को जो है वो रोटेट नहीं करना जब आप फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हो। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि 90 डिग्री पे जब हम रोटेट करते हैं, देखें, जब हम 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे ना, ये जो COOH का मॉलिक्यूल है ये उठ के हाइड्रोक्सिल वाली की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल वाला जो है वो मिथाइल की जगह पर चला जाएगा, मिथाइल वाला जो है वो हाइड्रोजन की जगह पर, यानी कि ये सब इस तरह से जगह बदलेंगे। ये वाला मॉलिक्यूल इधर, ये वाला मॉलिक्यूल इधर, ये मॉलिक्यूल इधर और ये मॉलिक्यूल इधर चला जाएगा। अब रोटेशन तो हो गई है, लेकिन क्या हुआ कि हॉरिजेंटल लाइन वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वर्टिकल पर चले गए हैं और वर्टिकल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हॉरिजेंटल लाइन पर आ गए हैं। और इससे क्या हुआ कि पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो ख़राब हो गई और इसमें कन्वेंशन जो है वो मेंटेन नहीं रह सका। ठीक है, तो हमने इसको क्या कहा कि ओरिएंटेशन जो है ये इनकरेक्ट हो गई है।
ठीक है। हम इसको इनांशियोमर तो कह सकते हैं, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये जो है करेक्ट ओरिएंटेशन है। तो उसने कहा कि फिशर ने कहा कि जब भी आप फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो आप कभी भी मॉलिक्यूल को 90 डिग्री पर रोटेट नहीं करेंगे। तो फिर होता क्या है, मोस्टली हम 180 पे भी रोटेट करें तो वो उतना का उतना ही रह जाता है, तो फिर 90 पे रोटेट हम कर नहीं सकते, तो हम मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं करवाते। ठीक है। जब भी हम आर या एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं मॉलिक्यूल को, तो हम किसी भी चीज़ को रोटेट नहीं कराते, मॉलिक्यूल को एज इट इज़ रखते हैं और फिर असाइन करते हैं। इससे एक चीज़ का थोड़ा सा फ़र्क आता है कैन एंड गोल्ड की निस्बत, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वो चीज़ क्या है। अब हमने जो रूल्स पढ़े हैं ना, यानी हमने जो 4-5 रूल्स पढ़े हैं कि 180 डिग्री पे आपने रोटेट कराना, 90 रोटेट नहीं कराना, कार्बन चेन को आपने एक लाइन पर रखना है, और हाईएस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन को आपने सबसे ऊपर रखना है। तो अब हम इसको अप्लाई करते हुए एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि वो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल में आपने क्या देखना है, ये है 1,2 प्रोपेन डायोल। डायोल हमने क्यों कहा, क्योंकि इसमें दो OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है। जब इसमें दो OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो हम इसको कहेंगे डायोल। और 1,2 इसलिए कहा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमने इसको कहा आर, ये भी आपने जहन में रखना है कि हमने इसको आर कहा है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है ये मॉलिक्यूल एक प्रेजेंट है। अब इसमें भी वही सेम चीज़ है कि हम हाइड्रोजन जो है वो साइड पर प्रेजेंट है, पीछे नहीं है। कैन एंड गॉल्ड के मुताबिक हाइड्रोजन जो है वो पीछे होना चाहिए था। तो ये क्यों, हम फिर अगर इसको प्रायोरिटी कैसे असाइन करेंगे ये भी हम बाद में देखते हैं, क्योंकि इस तरह सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाए, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर अब इसको देखते हैं। हमने कहा कि कार्बन चेन को आपने एक लाइन में ले आना है, हम कार्बन चेन को उठाया, एक लाइन में ले आए। ठीक है। वर्टिकल वाली लाइन पे, और एच और ओ एच इनको हमने साइड्स पे रख दिया, और सिंपली हमने जो है ना वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके मॉलिक्यूल को फिशर प्रोजेक्शन की तरह ड्रॉ कर दिया। ठीक है। तो ये थी इसकी एग्जांपल कि हमने किस तरह से मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है। आपने देखना है कि कार्बन कितने प्रेजेंट है, उनमें से हाईली ऑक्सीडाइज कार्बन को आपने ऊपर रख देना है, और जो उससे कम ऑक्सीडाइज होगा उसको नीचे रख देना, और जो उसके अलावा कोई एटम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एटम था और हाइड्रोक्सल ग्रुप था, इन दोनों को हमने साइड पर अरेंज किया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है ये दोनों टूवर्ड्स द व्यूअर है, और CH2OH और CH3 का जो ग्रुप है ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने फिशर प्रोजेक्शन की तो बात कर ली मॉलिक्यूल्स की, लेकिन अगर हम इनके मिरर इमेजेस को ड्रॉ करें तो मिरर इमेजेस इनकी किस तरह से ड्रॉ होंगी। ठीक है। यानी कि मिरर इमेजेस में हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। आपने ना लेफ्ट को राइट पर ले जाना है, राइट को लेफ्ट पर ले जाना है, सिर्फ आपने रिवर्स कर देना लेफ्ट को राइट के साथ, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। बाकी जो भी ग्रुप्स हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है, बैकवर्ड है फ्रंट पे है, जहाँ पर भी है वहाँ पर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। और अप्लाई अबव रूल्स ऑन फिशर प्रोजेक्शन। आपने क्या करना है, ये देखें, ये लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल प्रेजेंट था ना, आपने सिंपली क्या करना है कि सारा कुछ वैसे का वैसे रखना है, आपने OH और H की जगह बदल देनी है। ठीक है। तो OH इस तरफ चला जाएगा और हाइड्रोजन इस तरफ, तो आपने इसको कहा S लैक्टिक एसिड और इसको कहा R लैक्टिक एसिड। अभी आपने इनको कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने का नहीं सोचना, क्यों, क्योंकि मेरे ख्याल में तो ये कॉन्सेप्ट बुक में सबसे पहले होना चाहिए था, यानी इस सारे टॉपिक से पहले ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, क्योंकि ये कन्फ्यूजन कॉज कर सकता है। अगर आप यहाँ से इसको असाइन करना शुरू करें ना R और S कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कहेंगे कि मतलब जा क्लॉकवाइज रहा है लेकिन हम इसको एस कह रहे हैं, जबकि क्लॉकवाइज को हमने हमेशा आर कहा है। और ये क्या सीन होगा फिर, मतलब ये कॉन्सेप्ट पहले होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एलजी वेट की जो बुक है उसमें ये एंड में है, तो हम फिर बाद में ही बात करते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है। तो आपने अभी फिलहाल ये देखना है कि हमने इसके आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन ली है, और मिरर इमेजेस में सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आता है, जब ओ एच हमने सिर्फ लेफ्ट और राइट को चेंज कर देना है, बाकी सारा कुछ वैसे ही रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्टिंग फॉर इनांशियोमेरिज्म। इसमें हमने क्या करना है, इसमें उन्होंने कहा है कुछ पॉइंट्स मैंने बना के लिखे हैं, ये पॉइंट्स मैंने खुद बनाए, मतलब बुक में नहीं थे इस तरह से, तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो, लेकिन इंशाल्लाह कोई नहीं होगी। तो हम पहले पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शंस प्रॉपर्ली। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपने फिशर प्रोजेक्शन को प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है, जैसे हमने ये वाला ड्रॉ किया, ये प्रॉपर है। प्रॉपर्ली का क्या मतलब है कि वर्टिकल लाइन पर कार्बन चेन होनी चाहिए, और बाकी जो सारे उसके पॉइंट्स थे कि ऑक्सीडाइज कार्बन टॉप पर होना चाहिए, आपने रोटेट नहीं कराना उसको। ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए। ड्रॉ मिरर इमेज ऑफ मॉलिक्यूल। अब जैसे हमने ऊपर मिरर इमेज ड्रॉ की है, मतलब कि ड्रॉ मिरर इमेज ऑफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब है कि जैसे आपने ये मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, अब आपने इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करनी है। मिरर इमेज ड्रॉ करने के लिए आपने सिर्फ ये उठा के उल्टा कर देना, मतलब लेफ्ट राइट को चेंज कर देना। नेक्स्ट क्या है, रोटेट मिरर इमेज एट 180। इसका मतलब क्या है कि आपने जो मिरर इमेज ड्रॉ की है इसको आप 180 पे रोटेट करें। ठीक है। तो मैं आपको इसी पे ही बता देती हूँ, वैसे आगे एग्जाम्पल है, लेकिन हम यहाँ पर समझते हैं इसको। इसको जब 180 पे रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा, और ओ एच ग्रुप जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है। और ये COOH जो है वो नीचे आ जाएगा इस तरह से, और CH3 जो है ये ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है। तो ये बन गया मॉलिक्यूल। अब हमने क्या कहा कि इफ़ C एंड A, मतलब ये A है मॉलिक्यूल, ये B है और ये C है, अगर C और A ये दोनों मॉलिक्यूल सुपर इम्पॉसिबल है,
ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल। अब देखें इसको और उठा के इसके ऊपर रखें अगर, तो क्या ये सुपर इम्पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें इस ग्रुप का फर्क आ रहा है, ये जो ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, इसमें यहाँ पर इस चीज़ का फ़र्क आ रहा है, क्योंकि इसलिए सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ मिथाइल ग्रुप है और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसलिए हमने क्या कहा कि ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। तो उसने क्या कहा, इफ़ सी एंड ए आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मॉलिक्यूल इज कायरल। अगर मिरर इमेज को हम 180 डिग्री पर रोटेट करते हैं और वो जो एक नया मॉलिक्यूल हमारे पास आया वो और हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल सुपर इम्पॉसिबल होंगे, तो मतलब मॉलिक्यूल जो है वो ए कायरल है। और अगर नहीं होंगे सुपर इम्पॉसिबल, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल जो है वो कायरल है। तो ये फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू इनांशियोमेरिज्म को टेस्ट करने का एक तरीका है। यहाँ हमारे पास ना कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे हम पता कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल कायरल है या फिर ए कायरल है। तो पहली पहली एग्जांपल जो हमारे पास टू टू प्रोपानोल की है, हमने फिशर प्रोजेक्शन इसकी ड्रॉ की। ठीक है, हमने इसकी फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ की, उसमें हमारे पास क्या आया, CH3, नीचे भी CH3, इधर H और इधर OH। अब हमने क्या किया, इसकी मिरर इमेज ड्रॉ की। मिरर इमेज ड्रॉ करने के लिए हमने सिंपली लेफ्ट को राइट पे और राइट को लेफ्ट पे ले गए, हमने ले गए। ठीक है, मिरर इमेज ड्रॉ हो गई। अब हमने क्या किया, मिरर इमेज को हमने 180 डिग्री पर रोटेट कराया। जब हमने मिरर इमेज को 180 डिग्री पर रोटेट कराया तो ये OH वापस इधर आ गया, ये हाइड्रोजन उधर चला गया, और मिथाइल ग्रुप्स तो एक जैसे ही हैं, तो मतलब ये वैसे ही रहा। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखें C और A सेम है, क्या सुपर इम्पॉसिबल है? जब हमने इनको इस मॉलिक्यूल को उठाकर इसके ऊपर रखा तो हमें पता लगा कि ये तो सेम है, ये तो सुपर इम्पॉसिबल है। तो मतलब कि ये मॉलिक्यूल जो है वो ए कायरल है, मतलब कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। फिर हम दोबारा देखते हैं, कोई और मॉलिक्यूल देखते हैं। जब हमने कोई और मॉलिक्यूल देखा, 1,2 प्रोपेन डायोल कोई हमने लिया, इसकी एग्जांपल तो हम पीछे कर चुके हैं, तो ये अ, इसको हम खैर दोबारा देख लेते हैं। यहाँ हमने क्या किया, इसको ड्रॉ किया, इसकी मिरर इमेज ड्रॉ की, यानी कि लेफ्ट और राइट को हमने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद हमने क्या किया, इसको 180 डिग्री पे रोटेट कराया। जब हमने इसको 180 डिग्री पे रोटेट कराया, वही चीज़ आ गई कि ये वाला उठा के अगर हम इसके ऊपर रखें तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, क्योंकि ये डिफरेंट है। और डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इनमें मिथाइल ग्रुप है इसमें, और इसमें जो है वो हमारे पास अल्कोहल प्रेजेंट है, OH ग्रुप भी लगा हुआ है साथ। तो इस वजह से ये जो है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, और हम इनको कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कायरल है। आप लोग को याद होगा कायरल की हम लोगों ने पढ़ा था कि मिरर इमेजेस जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। तो हम इसमें मिरर इमेज को नहीं देखते, हम मिरर इमेज को 180 पे रोटेट कराते हैं और फिर हम चेक करते हैं उसको, क्योंकि ये फिशर प्रोजेक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ हमने सिंपल पढ़ा है कि मतलब इस तरह से क्रॉस लगा, लेकिन अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हों, जैसे जो ML फिशर थे वो ग्लूकोज के बारे में, हम कह सकते हैं शुगर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो शुगर्स में तो काफ़ी सारे कार्बन्स होते हैं ना, तो हम मोर देन वन कार्बन्स को देखते हैं। जब हम मोर देन वन कार्बन्स को देखते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि हम मॉलिक्यूल को दरमियान में से कट करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ से मॉलिक्यूल को दरमियान में से कट किया। अब हमने चेक किया कि इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी चले हम जो हमारा पूरा प्रोसीजर है हम उसको करके फिर देखते हैं कि क्या होगा। हमें पता है इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब कि मॉलिक्यूल जो है वो एक आयरल है, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर भी चलो हम करके देख लेते हैं जो सारे स्टेप्स हमारे होते हैं। अब ये हमने ड्रॉ किया मॉलिक्यूल, इसकी हमने ड्रॉ की मिरर इमेज को हमने रोटेट कराया 180 डिग्री पे, तो ये और ये हमारे पास बिल्कुल सेम आई। जब हमने इसको उठाकर इसके ऊपर रखा, यहाँ मुझसे लाइंस थोड़ी बड़ी हो गई, इसका ये मतलब नहीं कि मॉलिक्यूल चेंज हो गया, मॉलिक्यूल वही रहा है, जिस तरह यहाँ पर बना है उस तरह ये है। तो जब हमने इन दोनों को उठाकर एक दूसरे पर रखा तो ये सुपर इम्पॉसिबल हो गई। तो हमने क्या कहा कि मॉलिक्यूल जो है वो एक आयरल है, क्योंकि इसकी मिरर इमेज को जब हमने 180 डिग्री पर रोटेट कराया तो वो मिरर इमेज सेम आई। अब हम बात करते हैं असाइनिंग R&S कॉन्फ़िगरेशन, जो मेरे ख़्याल में कि पूरे फिशर प्रोजेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो यही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी भी है। मैं खुद भी एक दो बार कंफ्यूज हो गई इसमें ना, बोलते हुए बंदा थोड़ी मिस्टेक कर जाता है, लेकिन आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोग किस तरह से इसको सॉल्व करें। तो मैंने बहुत ईजी पॉइंट्स बनाकर ये थोड़ा लिखा है ताकि ईजिली समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कैन इन गोल्ड प्रीलॉक कन्वेंशन के बारे में, कि उसने हमें क्या बताया था कि R और S को हमने किस तरह से असाइन करना है। तकरीबन मोर और लेस पैथड वही है फिशर में, बस एक चीज़ का डिफरेंस है, वो हम देखते हैं कि क्या है। तो कैनन गॉल्ड ने क्या कहा था कि असाइन प्रायोरिटीज टू एसिमेट्रिक कार्बन आइटम, और प्रायोरिटीज़ किस बेस पे देनी है, उसके एटॉमिक नंबर की बेस पे, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। और उसने क्या कहा, पुट लोएस्ट प्रायोरिटी आइटम एट द बैक, मतलब कि मोस्टली हाइड्रोजन होता है लोएस्ट प्रायोरिटी आइटम, तो उसने कहा कि लोएस्ट प्रायोरिटी आइटम जो है उसको बैक पर ले जाए। उसके बाद उसने कहा कि ग्रुप 1 2 3 को जो आपने प्रायोरिटी दी है वहाँ से एरो लगाएं, और अगर एरो जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो आप उसको कहेंगे R, अगर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो आप उसको कहेंगे S। ठीक है, यही कहा था ना, कैन एंड गॉल्ड प्री लॉ कन्वेंशन है, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा और हम लोग अब तक असाइन इसी तरह से करते आए हैं। जब हम बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन की, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है,
प्रायोरिटीज़ हमने सेम वैसे असाइन करनी है, हमने एटॉमिक नंबर को देखना है, हमने एरो भी उसी तरह लगाना है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। अब वो क्या है, हम पहले उन डिफरेंसेस की बात करते हैं। कार्बन चेन इज अलॉन्ग वर्टिकल लाइन। अब हम पहले ही कह चुके हैं कि भाई कार्बन चेन जो है ना वो वर्टिकल लाइन पर ही होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो कार्बन चेन होगी वो हमेशा वर्टिकल लाइन पर ही रहेगी। अब वर्टिकल लाइन क्या होती है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। अब कैन इन गॉड ने क्या कहा था कि आपने लीस्ट प्रायोरिटी आइटम जो है उसको पीछे ले जाना है, यानी अवे फ्रॉम द व्यूअर। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा है कि हाइड्रोजन जो है वो हॉरिजेंटल लाइन पर ही रहेगा। मतलब हमने वर्टिकल लाइन पर नहीं लेना हाइड्रोजन, हमने वर्टिकल लाइन पर कार्बन चेन को ही रखना है, ठीक है। तो इसमें एक जो मेजर पॉइंट का डिफरेंस आया वो यही था कि हमने कहा कि कार्बन चेन को फिशर ने कहा कि वर्टिकल लाइन पे रखना है, और हाइड्रोजन या कोई भी अदर आइटम होगा उसको हमने हॉरिजेंटल लाइन पे रखना है। अब क्या होगा जब हम हाइड्रोजन को बैक पर नहीं लेकर जाएंगे। उसने क्या कहा कि असाइन प्रायोरिटीज एज इट इज़। जैसे आप प्रायोरिटी असाइन करते हैं, ठीक है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर देके आपने वैसे ही असाइन करनी है, कुछ डिफरेंस नहीं आपने लाना है इसमें। फिर आपने एरो को ड्रॉ करना है और देखना है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये मेजर पॉइंट है, आपने ध्यान से सुनना है। अगर एरो बता रहा है कि क्लॉकवाइज है तो आपने उसको उल्टा कर देना, ठीक है। अगर एरो बता रहा है कि क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के लिए हम हमेशा यूज़ करते थे आर, लेकिन अब आपने यूज़ करना है एस। और अगर एरो बता रहा है कि जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ तो आपने उसको एस नहीं कहना, आपने उसको आर कहना है। अब आप कंफ्यूज ना हो, ये मैंने लिखा है, देखें। प्रीलॉग कैन इन गॉल्ड प्रीलॉग कन्वेंशन ने क्या कहा, क्लॉकवाइज आर होगा और एंटी क्लॉकवाइज एस होगा, लेकिन यहाँ पर हम उल्टा कर देंगे। अगर हमें एरो क्लॉकवाइज नजर आएगा हम कहेंगे एस है, अगर हमें एरो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा तो हम कहेंगे आर है। इसकी मेजर वजह ये थी क्योंकि हम हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। कैन इन गॉड ने कहा था आप हाइड्रोजन को पीछे ले जाएं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर फिशर में प्रोजेक्शन में हम पीछे नहीं लेकर जाते हाइड्रोजन को, तो हम उसके रूल्स को उलट कर देते हैं, बैकवर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे फिर तो मॉलिक्यूल्स को डिफरेंस आ जाना चाहिए, नहीं, अगर हम कैन इन गॉल्ड में लिखे हैं तो हम मॉलिक्यूल को और होना चाहिए आर या एस के लिहाज से, और अगर हम फिशर में लिखे तो और नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आपने फिशर को आपने लिखा, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। फिशर को आपने यहाँ पर लिखा, ड्रॉ किया, आपने प्रायोरिटीज असाइन की। ओ एच को फर्स्ट प्रायोरिटी मिली, सी एच ओ को सेकंड और सी एच टू ओ एच को थर्ड, ठीक है। आपने यहाँ से एरो ड्रॉ कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर दिया ना। अब उसने कहा है कि रूल्स को उलट कर दे, तो हमने क्या लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज था ना, लेकिन हमने इसको लिखा आर, यानी कि क्लॉकवाइज। हमने बताया क्लॉकवाइज मॉलिक्यूल है। अब आप इसको देखेंगे कैन एंड गोल्ड प्री लॉ कन्वेंशन वाले मेथड से। हमने इसमें क्या किया, हाइड्रोजन को उसने कहा था ना पीछे लेके जाना है, हम हाइड्रोजन को पीछे ले गए, ओ एच को हम फ्रंट पे लिया और बाकी मॉलिक्यूल इस तरह। जब हमने प्रायोरिटीज असाइन की तो 1 2 3, ये क्या कर रहा है, ये जा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। इसीलिए हमें पहले ही पता लग गया था, हमने तो कहा कि थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि हम हाइड्रोजन को जब पीछे नहीं लेकर जाते तो प्रायोरिटीज असाइन करने में हम उल्टा कर देते हैं। तो उसको ये बात पता थी, उसने कहा नहीं, इन्होंने सही मेथड इंट्रोड्यूस कराया था, हमारे लिए ये बात अंडरस्टूड है। हमने क्या करना है, जब हम उन्हें एरो लगा देना है, अगर तो एरो जो है वो क्लॉकवाइज होगा तो हम कहेंगे ये एस है, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम कहेंगे ये आर है। अब आपने इस पूरे स्टीरियो केमिस्ट्री में ये बात जहन में रखनी है कि अगर आप आर और एस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू कैन इन गॉल प्रीलो कन्वेंशन, तो क्लॉकवाइज का मतलब आर और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस होगा। लेकिन जब आप फिशर प्रोजेक्शन की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर जब एरो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो आप कहेंगे कि ये आर है, और क्लॉकवाइज जाएगा तो आप कहेंगे कि ये एस है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन की ड्राइंग, जबकि ये थी पर्सपेक्टिव ड्राइंग, यानी कि कैन एंड गोल्ड वाली ड्राइंग। यहाँ पर आपको एक हिंट है या एक इन्फॉर्मेशन है, वो इसी बारे में कि हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज करने की वजह से, चेंज ना करने की वजह से हम रूल्स को बैकवर्ड कर देते हैं। व्हेन नेमिंग आर एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम फिशर प्रोजेक्शन, हाइड्रोजन इज ऑन हॉरिजेंटल बॉन्ड इंस्टेड ऑफ बैक। हॉरिजेंटल पे रखा है ना, यानी हमने व्यूअर के सामने रख दिया बजाय उसको पीछे लेके जाने के। तो अप्लाई द नॉर्मल रूल्स बैकवर्ड। नॉर्मल रूल्स बैकवर्ड में सिर्फ यही है कि आपने आर और एस को उलट कर देना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन एंड देयर यूजेस की जगह हम कह सकते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन के कंक्लूजन हमने निकाला, उसके जो मेजर पॉइंट्स थे उनका कंक्लूड करके हमने एक थोड़ा सा समरी निकाली है कि वो क्या, उसमें हमने पूरे में क्या सीखा है। तो उसने क्या कहा कि फिशर प्रोजेक्शन जो है वो मोर देन वंस एसिमेट्रिक कार्बन या टू और मोर देन टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जब कार्बन एटम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर कैन एंड गोल्ड वाले कन्वेंशन मेथड से उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको ड्रॉ करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और क्या होता है कि माइनर स्टीरियोकेमिकल चेंजेस
हमें शो कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट उसने क्या कहा कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर एट सेंटर ऑफ क्रॉसेस, यानी कि जो क्रॉस लग रहा होता है, जहाँ पर लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, उसके सेंटर में होता है, यानी कि उस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है, जिसको हम मोस्टली लिख कर शो नहीं कराते, ठीक है। मतलब हमें ये बात अंडरस्टूड है कि जहाँ पर लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट पर कार्बन एटम प्रेजेंट है, और वो कार्बन एटम जो है वो ए कार्बन का सॉरी वो कार्बन एटम जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास वर्टिकल लाइंस प्रोजेक्ट अवे फ्रॉम द व्यूअर, हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द व्यूअर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ये फिफ्थ पॉइंट जो है वो फिशर रूल है, कार्बन चेन इज प्लेस्ड अलोंग वर्टिकल लाइन। फिर सिक्स क्या है, आयोपैक नंबरिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब कि जब आपने कार्बन चेन प्लेस करनी है तो आपने आयोपैक सिस्टम के थ्रू नंबर करना है। इसका एज सच तो कोई एक्सप्लेनेशन ना बुक में दी गई है, ना मैंने कहीं नेट से मुझे समझ नहीं आई है ज़्यादा। आपने इसको एज इट इज़ बस ध्यान में रखना है कि आपने जो टॉप टू बॉटम नंबरिंग दी है वो आयु पैक सिस्टम के लिहाज से दी है। सेवन्थ पॉइंट हमारे पास है कि ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट एट द टॉप। ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट, यानी कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन का या किसी भी हेलोजन एटम का, वो जितना ज़्यादा कार्बन के साथ जितने ज़्यादा ऑक्सीजन या जितने ज़्यादा हेलोजन्स लगे होंगे वो उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट होगा, तो हम उसको ऊपर रखेंगे। फिर क्या है, प्रोजेक्शन कैन बी ओनली बी रोटेटेड एट 180 डिग्री, प्रोजेक्शन कैन नॉट बी रोटेटेड एट 90 डिग्री, ठीक है। फिर टेंथ पॉइंट हमारा क्या है कि नेमिंग आर एंड एस अप्लाई नॉर्मल रूल्स बैकवर्ड, यानी कि जब आप आर और एस को फिशर प्रोजेक्शन में नेम दे रहे होंगे तो आप नॉर्मल रूल्स को बैकवर्ड कर देंगे। आर हमें पता है क्लॉकवाइज होता है, लेकिन हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे, और एस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसको हम क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे। इससे इस सारे में आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कैन एंड गोल्ड लॉ कन्वेंशन और फिशर प्रोजेक्शन दोनों में मॉलिक्यूल जो उसमें आर है वो इसमें भी आर ही रहेगा, जो उसमें एस है वो इसमें भी एस रहेगा, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम हाइड्रोजन को बैक पर अगर लेकर जाएंगे ना तो हम देखेंगे कि हम सही कह रहे हैं। मतलब फिशर प्रोजेक्शन में जो हाइड्रोजन को हमने आगे रखा है, अगर हम उसको बैक पर ले जाएं तो वही बनेगा जो हम कह रहे हैं। तो इसीलिए फिशर ने ये सब चीज़ों को, इन सब टर्म्स एंड कंडीशंस को नज़र में रखते हुए उसने कहा कि जो भी एरो लगेगा उसको हम उल्टा कंसीडर करेंगे, यानी अगर क्लॉकवाइज लगेगा तो हम कहेंगे नहीं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एस कंसीडर करेंगे उसको, और अगर एंटी क्लॉकवाइज लगेगा तो हम कहेंगे आर है ये, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आई होगी। इसके साथ ये हम अपना वाइंड अप करते हैं, ये फिशर प्रोजेक्शन और स्टीरियो केमिस्ट्री को। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह में आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनांशियोमर्स, जिसके साथ हम अपना ये टॉपिक और ये चैप्टर वाइंड आउट करेंगे।